Hello student, welcome to our social science class. Today I am going to teach you our geography portion chapter 3 motion of the earth. मतलब कि अर्थ कैसे मूवमेंट करता है, हाउ टू चेंज डे और नाइट. इस चैप्टर के अकॉर्डिंग अर्थ जैसे मूवमेंट करता है वैसे ही डे और नाइट चेंज होता है, उसके अकॉर्डिंग कैसे सब कुछ होता है इस चैप्टर में वो हम स्टडी करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल नो दैट द अर्थ हैज़ अ 2 टाइप ऑफ मोशंस. मतलब कि अर्थ के 2 तरीके के मोशन होते हैं, एक रिवॉल्यूशन एंड दूसरा रोटेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज रोटेशन. रोटेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट एक्सिस. मतलब कि जो अर्थ है यानी कि पृथ्वी जो अपने आसपास घूमती रहती है खुद की एक्सिस पे, उसको हम रोटेशन कहते हैं. और द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इट इज़ फिक्स पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड द रिवॉल्यूशन. मतलब कि जब अर्थ है वो सन के आसपास फिक्स ऑर्बिट या फिक्स पाथ में रोटेट करती है. ओके तो यहाँ पे हमने ये समझ लिया है कि व्हाट इज़ कॉल्ड रोटेशन एंड व्हाट इज़ कॉल्ड द रिवॉल्यूशन. इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको अपने माइंड में याद रखना है कि जो अर्थ है वो खुद के आसपास जो मूवमेंट करती है तो उसको हम बोलते हैं रोटेशन, और अर्थ है जो सन के आसपास फिक्स पाथ या फिक्स ऑर्बिट के थ्रू जो मूवमेंट करती है, अराउंड करती है, घूमती है, तो उसको हम बोलते हैं रिवॉल्यूशन. उसके बाद यहाँ पे आपको ये कहा गया है कि द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज़ एन इमेजनरी लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विथ इट्स ऑर्बिटल प्लान. मतलब कि जो अर्थ है उसके ऊपर एक जो इमेजनरी लाइन है, मतलब कि अर्थ है, यहाँ पे अब पिक्चर्स के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. तो ऑर्बिटल लाइन प्लेन किसे कहते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाली जो लाइन है वो इमेजनरी लाइन है. मतलब कि पट पे वैसे सच में अर्थ पे ऐसी कोई लाइन नहीं है, जस्ट हमने इमेज ही नहीं किया है, जस्ट सोचा ही है, इसी वजह से उसको इमेजनरी लाइन बोलते हैं. तो इमेजनरी जो फिक्स पाथ है, जो इमेजनरी लाइन है, वहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हैं 66.1/2 डिग्री वो यहाँ पे एंगल बनाता है, उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल प्लान. ये पूरा स्ट्रक्चर है अर्थ का, उस पर आप इजीली देखिए. यहाँ पे ये है इमेजनरी लाइन और यहाँ पे ये देखिए वो 66.5 डिग्री वाला एंगल बनाता है, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल प्लेन. द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नॉन एज द ऑर्बिटल प्लान. मतलब कि ऑर्बिटल प्लेन किसे बोलते हैं कि जो वो प्रॉपर एक ऑर्बिट में, मतलब प्रॉपर ही लाइन में वो अर्थ है यहाँ से मूवमेंट करता है, इसी वजह से उसको ऑर्बिटल प्लेन बोला गया है. Due to the spherical shape of the earth, only half it gets the light from the sun at a time, and the portion facing the sun experience day while the other half away from the sun experience night. मतलब कि यहाँ पे आपको पता है कि जो सन है उसका जो शेप है वो स्फेरिकल है, उसी वजह से जब वो रोटेट करती है तो उसका आधा वाला जो पोर्शन होता है वही सन के सामने होता है और बाकी वाला जो पोर्शन होता है वो सन के पीछे वाले साइड होता है. तो इट मीन्स दैट कि अगर जब वो स्फेरिकल शेप में है तो जो सन की लाइट है वो पूरे सन पे नहीं पड़ेगी, जो पार्ट सन के सामने होगा वही पार्ट पे वो सन की लाइट पड़ेगी और वहाँ पे डे होगा. इट मीन्स से दैट कि अगर उसका जो अपोजिट पार्ट है, जहाँ पे उसका बैक पार्ट है, जहाँ पे सन की लाइट नहीं वो पड़ रही है, उस पार्ट में उस टाइम पे नाइट होगी. तो यहाँ से ये भी आपको पता चल जाता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि इस तरफ डे है और उस तरफ नाइट है, कौन से प्लेस में डे है और कौन से प्लेस में नाइट है. तो जो अर्थ है उसका स्फेरिकल शेप होता है, तो वो शेप जो वाला पार्ट सन के एग्जैक्ट सामने होता है और वहाँ पे ही लाइट रे सन रेज पड़ते हैं, तो उसके कारण वो वाला पार्ट डे होता है और बाकी वाला पार्ट होता है वो नाइट हो जाता है. द सर्कल दैट डिवाइड द डे फ्रॉम द नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. मतलब सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन किसे कहते हैं कि ग्लोब पे अगर हम फॉर एग्जांपल देखें, या फिर मैं यहाँ पे आपको एक पिक्चर्स में दिखाती हूँ कि जो वाला पार्ट है उससे डे और नाइट उस बीच में मतलब कि डिफरेंस हो जाए. जैसे कि यहाँ पे आपको कहा है द पोर्शन, यहाँ पे कहते हैं सर्कल दैट डिवाइड द डे फ्रॉम द नाइट ऑन द ग्लोब. मतलब कि जो सर्कल पे डे और नाइट को डिवाइड करने के लिए बीच में एक लाइन खींची गई है उसे कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशंस. जैसे कि यहाँ पे मैं आपको इजीली बता देती हूँ, यहाँ पे आपको फिगर देखो, इल्यूमिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस इन अ ऑर्बिटल प्लेन. जैसे कि हम वैसे सोचें तो ये इस तरह से उसकी ये जो लाइन खींची है तो वो पूरी यहाँ पे हो जाती है, यहाँ से डे और नाइट ये 66.5. तो जिस लाइन को
दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया हो। यहाँ पे बोला है कि जो सर्कल है उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। क्यों दो इक्वल पार्ट में? मतलब इस वाला जो पोर्शन है वो सन के सामने होगा तो यहाँ पे डे, और ये वाला उसके बैक साइड होगा तो वहाँ पे नाइट होगी। तो मतलब कि जो सर्कल में जो लाइन है अर्थ पे, ऐसी लाइन जो रोटेट वाली लाइन नहीं बट वो वाली लाइन जो डे और नाइट को इक्वली डिवाइड करता हो, तो उस वाले को हम बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। दिस सर्कल डजंट coincide with the axis as you see in the figure 3.2। तो आप यहाँ पे फिगर 3.2 में देख सकते हैं जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, जैसे कि सर्कल वो प्रॉपर एक्सिस, अर्थ की एक्सिस देखो तो ये है जो साउथ, और जो नॉर्थ पोल दिखा रहे हैं यहाँ पे साउथ और नॉर्थ पोल, तो प्रॉपर अर्थ की जो एक्सिस है ये है। बट इल्यूमिनेशन वाली कौन सी है? ये जो वो इजीली इक्वल पार्ट करते हैं। मतलब कि इस सेंटेंस में ये कहा गया है द सर्कल डज नॉट coincide विद द एक्सिस यू सी इन द फिगर 3.2। मतलब कि जो हम एक्सिस ये देख रहे हैं जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल डिराइव किया गया है वो सर्कल ऑफ एक्सिस, ये जो एक्सिस है वो इल्यूमिनेशन वाला सर्कल नहीं है, ये वाली ओनली प्रॉपर एक्सिस है। और ये जो आप एक्सिस दे रहे हो वो इल्यूमिनेशन नहीं है, बट ये वाला जो है वो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है। मतलब इससे ये डिराइव्ड होता है कि अर्थ की जो एक्सिस वाली लाइन है वो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन नहीं है। उसके अलावा देखिए ये वाला जो पार्ट है जो इक्वली डिवाइड किया गया है उसी पार्ट को सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। अब द अर्थ टेक अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट एक्सिस। मतलब उसकी एक्सिस पे, अर्थ को खुद की एक्सिस पे अराउंड करने के लिए, घूमने के लिए 24 आवर्स यानी कि एक दिन लगता है। The period of rotation is known as the earth day and this is the daily motion of the earth। मतलब कि पीरियड जो अर्थ है वो अपने आसपास 24 आवर्स का टाइम लेती है घूमने के लिए, तो उसको हम अर्थ डे बोला जाता है और डेली मोशन ऑफ द अर्थ, और ये वाला वो डेली अर्थ का मूवमेंट होता है। अब आगे क्या है, What would happen if the earth did not rotate? यहाँ पे आपके माइंड में एक क्वेश्चन है कि सोचो अगर अर्थ रोटेट ही ना हो तो क्या होगा। The portion of the earth facing the sun would always experience day and thus burning the continuous warmth of the region, and the other half would remain is a darkness and be freezing cold all the time। सपोज आप ऐसा सोच ले कि अर्थ है वो रोटेट ही ना करे तो क्या होगा। इफ द अर्थ इज नॉट रोटेट व्हाट हैपन, द हैपन इज दैट कि इफ द अर्थ इज नॉट रोटेट द पार्ट ऑफ द अर्थ इज फेसेस ऑन अ सन। मतलब कि जो अर्थ का पार्ट है वो सन के सामने होगा, तो वो वाला पार्ट ऑलवेज, अगर सन रोटेट नहीं करता तो वहाँ पे ऑलवेज ही डे ही रहेगा और बहुत ही ज़्यादा गर्म इलाका हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा गर्मी होगी। उसके ऑपोजिट अगर जो डार्क वाला पोर्शन है, सपोज सोच लो कि अर्थ रोटेट ही नहीं करता, तो जिसके जो पोर्शन अर्थ के सामने है उसमें कंटिन्यूसली डे ही होगा और ज़्यादा गर्मी होगी, और जो वाला पोर्शन अर्थ के बैक साइड मतलब ऑपोजिट साइड है तो वहाँ पे डेली नाइट ही रहेगी और बहुत ही ज़्यादा ठंड रहेगी। तो अगर ये आपको एक क्वेश्चन के तौर पे पूछ सकते हैं कि व्हाट हैपन इफ अर्थ नॉट रोटेट, सोच लो कि अर्थ रोटेट नहीं करेगी तो क्या होगा। तो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जो सन वाला अर्थ का जो पार्ट सन के सामने है वहाँ पे डेली की डेली डे होगा और ज़्यादा गर्मी वाला पोर्शन होगा, और उसका जो बैक साइड है यानी कि जो अपोजिट साइड है वहाँ पे डेली नाइट होगी और ज़्यादा ठंड होगी। लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशन। मतलब कि अगर ऐसा होगा कि जिसमें होल ईयर डे हो और जिस पार्ट में होल ईयर नाइट हो तो वहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स होते हैं, उनकी जो बॉडी होती है या फिर कोई भी लिविंग थिंग्स होती है, जैसे कि बर्ड सोच लो, एनिमल सोच लो, उनकी कंडीशन मतलब कि वो ऐसी बनाई गई है कि वो सभी एटमोसफियर में, एक ही एटमोसफियर में ज़्यादा टाइम नहीं रह सकता। जैसे कि हमारी जो सीज़न है समर विंटर मानसून, अगर हम सोच लो कि हमको बोला जाए कि पूरे होल सीजन आपको विंटर में नहीं रहना है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। वाई? बिकॉज आवर बॉडी इज नॉट सर्वाइव होल द ईयर ऑफ सेम सीजन। अंडरस्टैंड। अब उसके बाद है द सेकंड मोशन ऑफ द अर्थ, जैसे कि हमने यहाँ पे रोटेशन के बारे में तो पढ़ लिया, और दूसरा था हमारा रिवॉल्यूशन, तो अब हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। द सेकंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड द रिवॉल्यूशन। मतलब कि प्रॉपर एक्सिस में सन अर्थ के इर्द गिर्द मूवमेंट करता है तो उसे कहते हैं हम रिवॉल्यूशन। इट टेक्स 365.5 days to revolve around the sun. We consider year as a consisting of 36.5 days only and ignore the 6 hour
फॉर द शेक ऑफ द कन्वीनियंस, मतलब कि अर्थ है वो सन के आसपास घूमने में उसको 365 डेज लगते हैं। तो यहाँ पे 365 डेज और 1/4 मतलब कि अगर 4 × 6 करो तो 24 आवर्स होते हैं। मतलब हम ये जो 6 आवर है एक्स्ट्रा 6 आवर उसको नहीं गिनते, हम ओनली एंड ओनली 365 डेज को ही गिनते हैं कि अर्थ को सन के आसपास घूमने के लिए, रोटेट करने के लिए 365 डेज यानी कि 1 ईयर लगता है। उसके बाद मैं आपको एक फिगर के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। तो आप यहाँ पे देखिए ये सन है, सन के इर्द गिर्द यहाँ पे ये अर्थ का पूरा दिया है, सीजन के हिसाब से कैसा होता है ये पिक्चर के थ्रू हम समझाएंगे। और यहाँ पे एक बात ये याद रखनी है कि चाहे सन यहाँ से हो, यहाँ से रोटेट करे, यहाँ से, उसकी डायरेक्शन सेम ही रहती है, ना ही कोई चेंजेस होता है। वो मैं अभी आगे पिक्चर्स को फिर से आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगी। ओके, अब यहाँ पे देखिए 6 आवर सेव्ड एवरी ईयर। अब आपके यहाँ माइंड में यहाँ पे एक फंडा ये क्लियर होगा कि लीप ईयर कैसे होता है। जैसे कि हमको पता है कि 4 साल में एक बार फरवरी में की होती है, उसमें हम 29 डेज लेते हैं। वो 29 डेज कैसे होते हैं, ऊपर यहाँ पे हमने पढ़ा था कि अर्थ है वो सन के आसपास घूमने के लिए 365 1/4 डेज लेता है। इट मीन से दैट कि अगर पर हमने उसको काउंट के लिए 365 ही लिया है, 1/4 यानी कि 6 आवर नहीं लिए। तो ये 6 आवर हम क्या करते हैं कि 6 आवर्स सेव्ड एवरी ईयर एंड ऐड टू मेक 1 डे, मतलब कि 6 आवर हम ले लो, एक ईयर में 6 आवर सेव होते हैं। तो लीप ईयर कितने साल के बाद होता है, 4 साल के बाद। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि टोटल हमको जो दिया गया था 365 डेज 1/4, तो हमने 365 डेज लिया, 6 आवर को उस टाइम पे इग्नोर कर दिया था। कब, जब अर्थ सन के आसपास मूवमेंट करता है तो कितना टाइम लगता है उसमें प्रॉपर टाइम था 365 1/4 डेज, पर हमने 365 लिया था, 1/4 डेज का होता है 6 आवर, वो हमने नहीं लिया था। बट अब वो जो मतलब कि इससे ये समझ में आता है कि साल में 6 आवर बचते हैं, तो टोटल मिला के 4 साल है, तो 4 साल के कितने बचेंगे, 6 × 4 करेंगे तो हमारे 24 आवर्स यानी कि एक दिन बढ़ जाएगा। तो उसी एक दिन को हम फरवरी में ऐड करते हैं 4 साल में एक बार, तभी जाके हमारा लीप ईयर बनता है। यहाँ पे कहा है कि 6 आवर्स सेव्ड एवरी ईयर आर एडेड टू मेक 1 डे ओवर अ स्पैन ऑफ 4 years. This surplus day is added the month of the February. Thus, every 4th year February is of 29 days instead of 28 days. और उस टाइम पे साल के 366 डेज हो जाते हैं और जिसको हम लीप ईयर बोलते हैं। तो फाइंड आउट व्हेन विल द नेक्स्ट, और इसी वजह से, इसकी हेल्प की वजह से आप इजीली लीप ईयर भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया कि लीप ईयर होता कैसे। फिर से मैं एक बार आपको समझा देती हूँ कि लीप ईयर में जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि सन अर्थ के आसपास घूमने के लिए 365 1/4 डेज लगाता है। इट मीन्स 365 यानी कि 1 ईयर। उस टाइम पे 1/4 डे को हम काउंट करें तो 6 आवर्स होते हैं, पर 6 आवर हम उस टाइम पे इग्नोर कर देते। तो एक साल में 6 आवर, तो 4 साल में 6 × 4 करके 24 आवर्स होता है। इट मीन्स 1 डे। और वो 24 आवर्स को यानी कि 1 डे को हम फरवरी में ऐड करते हैं तो 28 की जगह वो 29 हो जाता है। इसीलिए 4 साल में एक बार फरवरी के 29 डेज होते हैं और ईयर के 366 डे, और उसको हम लीप ईयर कहते हैं। उसी तरह फ्रॉम द फिगर ऑफ 3.3 इट इज क्लियर दैट अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन एलिफेटिकल ऑर्बिट। यहाँ पे आपको फिगर के थ्रू मैं समझाती हूँ कि अर्थ है वो सन के आसपास, देखिए एलिफेटिकल ऑर्डर में चलता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच में ज़्यादा डिफरेंस है और उन दोनों के बीच में, ये वाले दो और नॉर्थ साउथ वाले बीच में कम डिफरेंस है। तो इससे ये पूरा शेप बनता है एलिफेटिक शेप। तो एलिफेटिक यानी कि अंडा आकार जैसा बनता है। इसी वजह से जब सन अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है, मतलब अराउंड करता है, तो उस ऑर्बिट को बोलते हैं एलिफेटिकल ऑर्बिट। Notice that throughout its orbit the earth is inclined the same direction. यहाँ पे आपको ये भी बता देती हूँ कि देखिए ऐसा नहीं है कि यहाँ से यहाँ घुमा तो उसकी डायरेक्शन डिफरेंस, यहाँ से यहाँ घुमा तो उसकी भी डायरेक्शन डिफरेंस। बट अर्थ है वो सन के आसपास एलिफेटिकल ऑर्डर में घूमता है, पर कहीं पे भी वो मूवमेंट करे उसका डायरेक्शन सेम ही रहती है, कि कहीं भी उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है।
उसी तरह से अ ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन, मतलब कि ईयर है उस पूरी 4 सीजन में डिवाइड होता है। सीजन्स चेंज ड्यू टू द चेंज द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। अब सीजन कैसे चेंज होती है, तो सीजन जैसे अर्थ की पोजीशन सन के आसपास चेंज होती है उसी तरह से सीजन भी चेंज होती रहती है। अभी फिगर में आपको दिखाती हूँ कि यू विल सी दैट ऑन 25 जून द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड द सन। यहाँ पे आपको फिगर के सामने बताती हूँ कि ये जो 21 जून है उस टाइम पे अर्थ एग्जैक्टली नॉर्थन हेमिस्फीयर में टिल्टेड टाइम पे, मतलब कि एग्जैक्ट अर्थ है वो सन के सामने ही है। इसी वजह से क्या होता है कि जो नॉर्थन हेमिस्फीयर वाला पार्ट होता है 21 जून जो इंडिया में आता है उस टाइम पे, तो द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एज अ रिजल्ट दीज एरियाज रिसीव मोर हीट एंड द एरियाज नियर द पोल्स रिसीव लेस हीट। द रेज ऑफ द सन आर स्लैंटिंग, मतलब कि अभी मैंने बोला कि फिगर में आपको दिखा है कि 21 जून है उस टाइम पे वो जो अर्थ होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है, वहाँ में वो जो अर्थ होता है वो एग्जैक्टली सन के सामने होता है, तो वहाँ पे वो सन के रेज ज़्यादा एडप्ट कर सकता है, ज़्यादा उस पर पड़ता है। उसी वजह से 21 जून के टाइम में जो नॉर्थन हेमिस्फीयर में फॉर एग्जांपल हमारा इंडिया वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है, इसी वजह से हमारा जो 25 जून यानी कि हमारा मई जून का जो टाइम होता है वहाँ पे उस टाइम पे हम ज़्यादा गर्मी होती है। और उसकी ऑपोजिट साइड मतलब कि उसका जो बैक वाला पार्ट होता है जहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो उसका क्या होता है पोल्स रिसीव लेस हीट, पोल होती है वो लेस हीट रिसीव करती है क्योंकि उस टाइम पे वो जो सन होता है सन वो स्लैंटिंग हो जाता है, मतलब उस टाइम पे सन थोड़ा घूम जाता है, तो वहाँ पे लेस हीट की वजह से द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइंड टुवर्ड द सन एंड द प्लेसेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस कंटिन्यूसली डे लाइट फॉर अबाउट 6 मंथ। यहाँ पे जो आर्कटिक सर्कल है वहाँ पे ये होता है कि जो अर्थ की जो लाइट है वो अर्थ थोड़ा स्लैंट हो जाता है, उसी वजह से वहाँ पे सन के रेज कम एडप्ट कर होते हैं, मतलब कि सन के रेज उस पर कम पड़ते हैं। उसी वजह से जो आर्कटिक सर्कल होता है वहाँ पे डे लाइट फॉर्मेट होता है, मतलब कि 6 मंथ के लिए नाइट और 6 मंथ के लिए डे। इट इज since a large portion of the northern hemisphere is getting light from the sun, it is summer in the region northern of the equator and the longest day and the shortest night this place occur 21st June। अब 21 जून को आप देखते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें लॉन्गेस्ट डे मतलब लंबा दिन और छोटी रात होती है। क्यों कि लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्थन हेमिस्फीयर गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन, उस टाइम पे जो नॉर्थन पोर्शन होता है वो सन की ज़्यादा से ज़्यादा लाइट लेता है। उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो पूरा जो रीजन होता है नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर पे, इक्वेटर मतलब अर्थ का जो स्टार्टिंग सेंटर पॉइंट होता है वो वहाँ पे ज़्यादा लाइट पड़ती है। उसी वजह से जो 21 जून है उस दिन को लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट डिराइव किया है। एट दिस टाइम द साउथर्न हेमिस्फीयर ऑल दिस कंडीशन एज रिवर्स। उसी तरह अगर नॉर्थन हेमिस्फीयर में है तो ज़्यादा उस पर सन रे पड़ते हैं, तो उसकी वजह से 21 जून है वो लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट होता है। पर उसके ऑपोजिट साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, उसका ऑपोजिट होता है, वहाँ पे विंटर सीजन होती है, तो वहाँ शॉर्टेस्ट डे एंड लॉन्गेस्ट नाइट होती है। दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द समर सॉलिस्टिक। उस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, समर सॉलिस्टिक। उसी तरह से अगर हम देखें किस तरह से देखा है कि जब 21 जून है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में वहाँ सन के रेज ज़्यादा पड़ते हैं, इसी वजह से वो ज़्यादा गर्मी, और इसी वजह से ये जो 21 जून है ये आपको एमसी के लिए हेल्पफुल होगा कि विच डेट इज कॉल्ड द लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट, तो 21 जून। तो उस तरीके को बोलते हैं समर सॉलिस्टिक। अब विंटर सॉलिस्टिक किसे बोलते हैं, तो ऑन 22 December द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन रिसीव डायरेक्ट रे of the sun as the southern pole tilted towards it, मतलब 22 दिसंबर मतलब कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन होता है वो ज़्यादा सन की लाइट रिसीव करता है साउथ पोल पे, उस टाइम पे वहाँ पे साउथ पोल का पोर्शन होता है। एज द सन रे फॉल वर्टिकली एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड लार्जर पोर्शन ऑफ द साउथर्न हेमिस्फीयर गेट्स लाइट, मतलब कि उस टाइम पे जो अर्थ होता है वर्टिकली सन के रेज होते हैं वो वर्टिकली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे पड़ते हैं और 22.5 डिग्री
साउथ का एंगल बनाता है, उसकी वजह से वो हेमिस्फीयर साउथर्न हेमिस्फीयर पे ज़्यादा लाइट आती है। और देयरफॉर इट समर्स इन द साउथर्न हेमिस्फीयर विथ लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स। मतलब कि उस टाइम पे जो साउथर्न हेमिस्फीयर पे ज़्यादा लाइट डेयर है, लंबा दिन और छोटी रात होती है, और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में उसका उल्टा होता है। क्या होता है? विंटर सोल्स्टिस, मतलब वहाँ पे ज़्यादा दिन छोटा और रात लंबी, मतलब कि शॉर्टेस्ट डे एंड लॉन्गेस्ट नाइट होती है। यहाँ के बीच में आपका डिफरेंस को आपको कैसे पता चलेगा कि जब 21 जून क्या टाइम होता है, वहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है तो वहाँ पे सन ज़्यादा होती है, तो 21 जून के आसपास की डेट होती है, तो वहाँ पे ऐसा होता है कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा गर्मी और साउथर्न में विंटर होता है, मतलब कि कम गर्मी, ठंडी ज़्यादा होती है। और अगर 22 दिसंबर ले लो तो उसमें क्या होता है कि जो साउथर्न हेमिस्फीयर है उसमें ज़्यादा गर्मी और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर होता है उसमें ज़्यादा ठंडी होती है। इसी वजह से जो 21 जून वाला पोर्शन होता है वहाँ पे नॉर्थर्न में डेज लंबे होते हैं और नाइट छोटी होती है, और साउथर्न में उसका उल्टा होता है कि डेज छोटे और लाइट लंबी होती है, तो उसको हम समर सॉलिस्टिक। और विंटर सॉलिस्टिक में उसका उल्टा होता है कि वहाँ पे साउथर्न पोर्शन होता है, वहाँ पे ज़्यादा लाइट होती है तो वहाँ पे गर्मी, और नॉर्थर्न में ज़्यादा ठंडी होती है तो वहाँ पे डेज शॉर्ट होते हैं, तो उसको विंटर सॉलिस्टिक कहते हैं। डू यू नो दैट क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन द समर सीजन। इसी वजह से जो ऑस्ट्रेलिया, जैसे कि हम यहाँ पे जो सेलिब्रेट करते हैं, इंडिया है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, तो हम जो क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं तब विंटर होता है। बट जब ऑस्ट्रेलिया होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि दिसंबर में वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है। इसी वजह से विंटर सॉलिस्टिक की वजह से ऑस्ट्रेलिया के लोग जब क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं तो वो समर सीजन में सेलिब्रेट करते हैं, और उसका ऑपोजिट इंडिया में हम विंटर में सेलिब्रेट करते हैं। अब ऑन 21 मार्च एंड सितंबर 23 डायरेक्टली रे ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर। मतलब कि ये जो 21 मार्च की डेट है और 23 सितंबर, वहाँ पे क्या होता है कि इक्वेटर मतलब कि सेंटर में होता है और वहाँ पे डायरेक्टली सन के रेज होते हैं। इसी वजह से वहाँ होता है जो नाइदर ऑफ द पोल टिल्टेड टुवर्ड द सन सो होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल। मतलब कि वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि नॉर्थ पे ज़्यादा गर्मी या साउथ पे ज़्यादा गर्मी, ऐसा कुछ नहीं होता, सभी जगह पे इक्वल होता है। इसी वजह से 21 मार्च और 22 सितंबर के दिन वो इक्वल डे और इक्वल नाइट होता है। मतलब डे भी सेम होता है और नाइट मतलब कि दोनों इक्वल होते हैं। दिस इज कॉल्ड द इनेक्स। उसके बाद है ऑन 23 सितंबर इट इज़ अ ऑटम सीजन इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, स्प्रिंग सीजन इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। मतलब कि 23 सितंबर है तो नॉर्थर्न एरिया है, मतलब कि हम नॉर्थर्न पोर्शन में होते हैं, तो हमारी कौन सी सीज़न होती है? ऑटम सीजन, यानी कि बारिश की मौसम होने की तैयारी होती है। और उसी वजह जब उसी टाइम पे साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है? स्प्रिंग सीजन, मतलब कि वहाँ विंटर आने की रेडी होती है। एंड द अपोजिट इन केस ऑफ 21 मार्च। और उसी तरह 21 मार्च में क्या होता है? व्हेन इट इज स्प्रिंग इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर द ऑटम इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे मैं आपको एक डिफरेंस ये भी समझा देती हूँ कि जब 23 सितंबर होती है तब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन होती है, मतलब कि वहाँ पे बारिश का मौसम शुरू होगा, और साउथर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन शुरू होगी, स्प्रिंग सीजन यानी कि विंटर सीजन शुरू होगी। उसी तरह उसका ऑपोजिट है कि 21 मार्च में क्या होता है कि नॉर्थर्न वाले में स्प्रिंग सीजन होती है और साउथर्न वाले में ऑटम सीजन होती है। Thus you find that there are days and nights changes in the season because of the rotation and revolution of the earth respectively। तो इस लेसन से के थ्रू आपको ये समझ में आया गया कि डे और नाइट कैसे चेंज होता है, जैसे अर्थ के थ्रू, जैसे अर्थ की मूवमेंट सन के आसपास रोटेशन और रिवोल्यूशन, मतलब सन का जो मोशन है रोटेशन और रिवोल्यूशन, उसकी वजह से सीजन्स भी चेंज होती है और उसकी वजह से डे और नाइट भी चेंज होते हैं। ओके, थैंक यू।